नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत में भारी उथल-पुथल मची हुई है। और उथल-पुथल का कारण महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार का एक राजनीतिक दांव है। अब ये राजनीतिक दांव है या उम्र की वजह से उन्होंने थक कर इस्तीफा दिया है, या महाराष्ट्र में जिस एक नए ऑपरेशन लोटस के तहत खुद शरद पवार की पार्टी, उनके भतीजे, इन सब को तोड़ने की जो कवायद चल रही थी, उस कवायद पर पर्दा डालने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच महाविकास आघाड़ी की 4 रैलियां स्थगित कर दी गई है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के दांव से महाविकास आघाड़ी असहज हुई है, या भारतीय जनता पार्टी असहज हुई है, या दोनों असहज हुए हैं? ये सारे सवाल हैं जो मौजूदा दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, खासकर लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में। तो महाराष्ट्र की सियासत में यदि विपक्ष का इतना मजबूत गठबंधन जो चुनाव दर चुनाव, उपचुनाव दर उपचुनाव जीतता जा रहा है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो एपीएमसी का हो, चाहे वो कोई दूसरा चुनाव हो, और इन परिस्थितियों में बीएमसी का चुनाव या नागपुर के म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करा पाने में मौजूदा सरकार, जो ईडी सरकार है, एकनाथ देवेंद्र सरकार, वो अब तक उस चुनाव का ऐलान नहीं कर पा रही है। और इस चुनाव का ऐलान नहीं होने के बीच मजबूत दिख रही महाविकास आघाड़ी दलदल में फंसी हुई नजर आए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी परिस्थितियों और सवालों पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र की सियासत समेत पूरे देश की सियासत पर बेहद पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद, क्या नमस्कार। ये क्या अवसर था कि किताब के विमोचन का मौका है, और चाचा भतीजे एक जगह है, और पूरी पार्टी एक जगह है, माइक का इंतजाम है, ड्रामा, स्क्रिप्ट, सब कुछ इसमें लग रहा है, इमोशन, थ्रिलर, सब एक साथ लोगों को दर्शन हो रहा है। ये कौन सा इस्तीफा था जिस इस्तीफे के बाद एनसीपी में, उस पूरे मंच पे मैंने देखा, अभी भी मैं बार बार देख रहा हूं उस वीडियो को, उसमें एक आदमी का चेहरा काफी उदास नजर आ रहा है। पूरी पार्टी इंथुजियास्टिक नजर आ रही है, लेकिन अजीत पवार उदास नजर आ रहे हैं। चचा ने ऐसा क्या किया कि भतीजे का दांव उल्टा पड़ गया? देखिए, चाचा जो है वो राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हम्म। और यूं ही नहीं कि महाराष्ट्र में 288 की विधानसभा में शरद पवार जी ने कभी 80 से ज्यादा सीटें प्राप्त नहीं की, हम्म। और 10-12 से ज्यादा कभी 48 में से विधायक उनके पास नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद लगातार वो अपना एक वजूद बनाए हुए हैं। ये उनकी सोच समझ और वो राजनीतिक दांवपेच के माहिर खिलाड़ी। बहुत दिनों से एक चर्चा ये थी कि इसके पहले भी कई बार आपसे हमारी चर्चा हुई, तो उसमें एक गुट था जो बीजेपी जाना चाहता था, और बीजेपी इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उनके ऊपर ईडी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि अब शरद पवार से मिलकर बात की, और फिर शरद पवार को भी लगा कुछ लोग जाने में इच्छुक है, और अजित पवार का नाम बार बार उछल रहा था। हालांकि अजित पवार बार बार कसम खा खा के कह रहे थे कि मैं नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अजित पवार का एक गुट था जो एक शेप ले रहा था पार्टी के अंदर। इसके पहले ऐसा ही हुआ जब छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे। ऑल ऑफ अ सडन छगन भुजबल के मुख्यमंत्री का सब कुछ ठीक चलते हुए सुनील तटकरे दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आके सुनील तटकरे पवार साहब को कहते कि किसी भी हालत में भाई अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। तब शरद पवार को लगा कि मेरी पार्टी मेरे हाथ से छूट जाएगी। फिर डीपी त्रिपाठी को और यहाँ से प्रफुल्ल पटेल को भेजा गया। प्रफुल्ल पटेल डर रहे थे कि कैसी बात की जाए छगन भुजबल से, क्योंकि छगन भुजबल एक जमीन से जुड़े हुए कद्दावर नेता थे। अंत में डीपी त्रिपाठी गए, उन्होंने बात की, छगन भुजबल का इस्तीफा हुआ, और उसके जगह पर फिर उनको लाया गया, अजित पवार को लाया गया। और अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री बने तो जो घोषणाएं हुई, और तब शरद पवार कलकत्ता थे और लोग पूछ रहे थे, तो शरद पवार कह रहे थे कि देखो पार्टी नहीं टूटनी चाहिए। उसके बाद शरद पवार जी ने पार्टी पे कसवट बनाना शुरू कर दिया। पिछले चुनाव में 2018 के जो चुनाव हुए, उसमें यकीनन ये जो 53-54 का जो आंकड़ा है एनसीपी के पास, उसमें सबसे ज्यादा योगदान शरद पवार जी का है। उनका वो
पानी में रैली में संबोधित करना, उनके रोड शो करना भरी बरसात में, ईडी के नोटिस को फेस करना, ये तमाम बातों ने उनका स्टेक बढ़ा दिया और उन्होंने सरकार। उसके बाद फिर जब ये बात चलने लगी तो ये बहुत पुराना दांव है, ये कोई नया महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। इसके पहले 3 नवंबर 1975 में जब शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री थे और शंकरराव चव्हाण के मुख्यमंत्रित्व में वसंत दादा पाटिल का गुट बहुत हावी हो रहा था जी, और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी हलचल मच रही थी, तब वसंत दादा का इस्तीफा लिया गया मंत्री पद से। तो वसंत दादा ने पूरे सब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में ये इस्तीफा तंत्र का जो शॉक लगा, उससे पार्टी सोच नहीं रही थी कि पूरा पश्चिम महाराष्ट्र हाथ से चला जाएगा, क्योंकि सांगली बहुत हाई प्रोफाइल जिला है जहां से दादा आते। फिर एक कमेटी बनाई गई शिंदे जी के नेतृत्व में, एक विलासराव शिंदे हुआ करते थे बड़े नेता, और उस कमेटी ने पूरे टाइम प्रयास किया कि किसी भी हालत में दादा को समझाया जाए कि पार्टी ना छोड़े, दादा राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन उसके बाद फिर इमरजेंसी लागू हुई, इमरजेंसी के बाद पार्टी बुरी तरह से हारी और पार्टी की हार देखते हुए फिर दादा ने घोषणा की कि जब पूरी पार्टी में आग लगी हुई है, जब संकट में है पार्टी, तो मैं घर कैसा बैठ सकता हूं, और फिर दादा सक्रिय हुए। ऐसा ही कुछ, यदि आपको याद होगा कि नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और तिरुपति में इसकी चल रही थी अपनी कांग्रेस का अधिवेशन था, एआईसीसी का अधिवेशन था। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ और सीडब्ल्यूसी में तमाम विरोधी गुट जो थे वो हावी हो गए थे और प्रधानमंत्री राव और उनका गुट हाशिए पे चला गया। फिर उसमें से 2-3 लोग जो इनके जीत के आए थे, उन्होंने ये बोल के इस्तीफे दिए कि कोई दलित और पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे कमेटी में हम रहना नहीं चाहते, और पूरे कमेटी का इस्तीफा हो गया। और फिर प्रधानमंत्री को बोला गया कि आप अपने हिसाब से चलाइए, कमेटी बनाइए, और फिर उन्होंने बताई। ये वैसा ही कुछ प्रकार है। जब ये हो गया, संयोग से मैं घर में था, एक घर पे पारिवारिक एक दुखद प्रसंग था मेरे, तो उसकी वजह से मैं कहीं आ नहीं पाया, लेकिन मैंने ट्वीट जरूर किया था कि ये शरद पवार एक नौटंकी का मंचन है, इससे कुछ नहीं होगा। शरद पवार यू टर्न जाने के लिए चैंपियन माने जाते हैं, तो बता रहे हैं। और अभिषेक कल का इंतजार कीजिए। कल कमेटी जो नियुक्त हुई है वो कमेटी अब घोषणा करेगी। कमेटी ये घोषणा करेगी कि किसी कारणवश अब हम ये मानते हैं कि शरद जी का इस्तीफा हम नामंजूर करते हैं, शरद जी ही अध्यक्ष रहेंगे और फिर शरद जी ही अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे, फिर पार्टी यथावत होगी। लेकिन ये जो इस्तीफे का जो शॉक ट्रीटमेंट दी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया अजित पवार और बाकी लोगों को जो बीजेपी में जाना भी चाहते हैं कि आप विधायक भी बीजेपी में चले गए तो पार्टी कैडर पूरा मेरे साथ है, आप उद्धव ठाकरे जैसा खेल मेरे साथ नहीं खेल सकते। जी सर, मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 चीजें बताता हूँ जी। एक, आपने छगन भुजबल का जिक्र किया, मुझे याद है कि छगन भुजबल जब डिप्टी सीएम बनाए गए थे एनसीपी कोटे से, उन्होंने एक बार बाल ठाकरे की गिरफ्तारी की जिद ठान दी थी, और तब उस प्रसंग की चर्चा मैंने एनसीपी के एक नेता से भी कुछ महीनों पहले की थी, जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि छगन भुजबल दरअसल उस दौर में महाराष्ट्र का मुलायम सिंह बनने का सपना देख रहे थे। उनकी महत्वाकांक्षाओं पर बर्फ डाली गई। विजय सिंह मोहिते पाटिल, आरआर पाटिल, कई लोगों को शरद पवार ने ट्राई किया और अंत में अपने भतीजे को ही उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो एक विद्रोह वाला प्रसंग है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो आपने जिक्र किया था डीपी त्रिपाठी और सबको भेजा गया। शरद पवार के बारे में मैं इस प्रसंग के माध्यम से यही आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि शरद पवार जिसे भी मौका देते हैं 90% केसेज में उसकी लॉयल्टी अंततः स्टेक पर आ जाती है, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उस शरद पवार के प्रति लॉयल्टी पर भारी पड़ जाती है, चाहे भतीजा हो या कोई और हो। नहीं, मैं ये नहीं मानता। ऐसे कुछ लॉयल लोग हैं जो आज भी शरद पवार के साथ है, पहले दिन से साथ है, ऐसे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा तो होती है। राजनीति अभिषेक पिरामिड जैसा होता है, नीचे ब्रॉड बेस होता है और फिर ऊपर जगह कम होती जाती है और अंत में एक ही जगह होती है। मुख्यमंत्री पद की एक ही जगह हो गई, लेकिन फिर एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। वो हर राजनीतिक दल में होता है। ऐसे में राजनीतिक दल में कोई ना कोई एक मुखिया होता है जो अपनी पकड़ कस के बनाता है, और वो जो पकड़ कस जो बनाता है वो महाराष्ट्र में कम से कम एनसीपी में शरद पवार है। तो शरद पवार ने ये सब होने के पहले अपने लोगों को ये भी बोला था, जो खास उनके लोग थे, कि हमें फिर से रास्ते पे उतरना होगा, फिर से संगठन एक बार नया तरीके से बांधना होगा। ये मतलब वो तैयार थे कि यदि ये लोग जाते हैं तो नई एनसीपी, यदि एनसीपी पार्टी मेरे पास है करके यदि कल एप्लीकेशन लगाएंगे
और यदि बीजेपी के मतलब जी इलेक्शन कमीशन जिस हिसाब से बिहेव करता है, उससे यदि एनसीपी भी चली गई तो नया संगठन भी खड़ा करने की ताकत वो करते थे। लेकिन आज उन्होंने बता दिया, देखिए अध्यक्ष पद पर वही रहेंगे, और बड़ा अजीब था उनका कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ लेकिन राजनीति नहीं छोड़ रहा हूँ। भाई अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ लेकिन राजनीति नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसके मायने क्या है? मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा। तो फिर आप जो भी अध्यक्ष बनाएंगे वो जेपी नड्डा ही बनाएंगे। कोई एक जेपी नड्डा कांग्रेस को मिल गया खरगे, एक जेपी नड्डा आप भी ढूंढ लीजिए। आप बिहार की राजनीति में अभिषेक जी आपसे ज्यादा कौन स्टडी करता है, लेकिन बिहार में जो कुछ भी पार्टी में हो नीतीश बाबू है। अध्यक्ष कोई भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाता तो नीतीश बाबू ही है। तो इसी हिसाब से ये कोई एक आध जेपी राष्ट्रीय नड्डा, अध्यक्ष, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, लेकिन पार्टी नहीं गई उनके साथ। हाँ, तो ये ऐसे कई चीजें हैं। तो शरद पवार जी भी एक आध कोई जेपी नड्डा ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई बनने को तैयार नहीं जेपी नड्डा वहां पे, और कोई किसी को बनने नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अजित पवार पे एक प्रेशर डालने का ये प्रयास था, और ये ड्रामा जो है 1 2 3 दिन और चले, मतलब कल तक और चलेगा। कल शरद पवार इस्तीफा वापस ले लेंगे, यथावत हो जाएगा, हम भूल जाएंगे, फिर कर्नाटक के एग्जिट पोल होंगे, फिर कर्नाटक पे फोकस होगा। लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में इन्होंने जो ये किया है, जो हंगामा किया, वो हंगामा अपने पार्टी पे पकड़ मजबूत करने की थी। रही उस किताब की बात, उस किताब में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए। कभी अभी किताब मेरे पास आई नहीं है, जो किताब के कुछ एक्सेप्ट जो कुछ भाग पब्लिश हो रहे इधर उधर, वो पढ़ के तो लग रहा है कि उस किताबों पे कई सवाल उठने चाहिए। और अब उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब मैं किताब लिखूंगा तो उसका जवाब दूंगा। एक किताब शायद उद्धव ठाकरे भी लिखेंगे, वो भी जवाब देंगे शरद पवार को। लेकिन ये जो महाविकास आघाड़ी की जो आप कह रहे रैलीज जो बंद हुई है, वो रैलीज इसलिए बंद हुई है क्योंकि बहुत महाराष्ट्र में लगातार बरसात हो रही है। ऐसा कोई एरिया नहीं जहां बरसात नहीं हो रही है, और ओले इतनी जबरदस्त गिरे हैं कि ओलों से जानवरों की मौत हो गई। मतलब बैल और तुम्हारी जो बकरियां होती है, भेड़ बकरियां, भेड़ों की बहुत मौत हुई है। एक भेड़ पाल हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक क्षेत्र है जहाँ पे भेड़ों का पालन होता है। लेकिन आप भेड़ बकरियों की बात कर रहे हैं, सियासत में भेड़ बकरियां बनाकर एमएलए को कहीं से कहीं ले जाया जाता है, सत्ता पलट दी जाती है। उस भेड़ बकरी और भेड़ चाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है। उस जजमेंट को देखते हुए शरद पवार की एनसीपी के इस घमासान में आपको क्या दिखता है? क्या उससे भी इसका कोई कोरिलेशन है? नहीं, मुझे इसका कोई रिलेशन, मुझे तो अभिषेक, मुझे तो अभी भी लगता है कि सरकार नहीं जा रही है। ये 16 भी डिस्क्वालीफाई होंगे तो भी सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें केसेस, फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 केसेस आएंगे, और बहुत ज्यादा कुछ होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। महाविकास आघाड़ी कतई सरकार बनाने के लिए कीन नहीं है। महाविकास आघाड़ी के कई लोग हैं कि जो ये बात को कह रहे हैं कि आज हम सत्ता में वापस चले जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी हमारे माथे आ जाएगी, और अभी जो सिंपैथी है वो सिंपैथी खत्म हो जाएगी। सिंपैथी के ही वोट पे फिर से महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ सकती है। ऐसा उन्होंने कोई तीर नहीं मारा जिसकी वजह से वो सत्ता में आएंगे ना। ये सरकार जो जब से बनी है, ईडी की सरकार, जो एक नाथ देवेंद्र की, इन्होंने कोई तीर मारा है जिसकी वजह से सत्ता में आएंगे। इसलिए ये बात तो तय है कि किसी भी हालत में ये जो करेंगे ये अब ऐसा ही चलेगा मुझे लगता है। और 6 महीने यदि प्रीपोन्ड जनरल इलेक्शन होते हैं और इसके साथ यदि महाराष्ट्र के भी इलेक्शन होते हैं तो इनके पास 6-7 महीने होंगे, तो 6-7 महीने के लिए कोई सरकार बनाएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का प्रयास होगा, वो होगा। शरद पवार से अजित पवार अलग करो तो ताकत कम हो जाएगी, वो होता दिखाई नहीं देता। कांग्रेस से कोई टूटता नजर नहीं आता, जितनी शिवसेना टूटनी थी उतनी टूट गई। अब ये सब इकट्ठा होंगे। शरद पवार ने सभी को उसमें, अपने किताब जो रिलीज हुई उसमें कभी शिवसेना को भी थोड़ा बहुत लताड़ा है, थोड़ा कांग्रेस को भी लताड़ा है, सबको मिलके अल्टीमेटली शरद पवार जो है वो ये बताना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम ही सब कुछ हैं, और आने वाले में महाविकास आघाड़ी में आप ही को मेरी बात सुननी होगी। सर यार एक सवाल और उठता है कि अजीत पवार को उस दिन देखा हमने, बॉडी लैंग्वेज उनकी, अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा? ये सवाल हम इसलिए भी आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने देखा उस दिन का प्रसंग पूरा, अजीत पवार सुप्रिया सूले को आने नहीं दे रहे थे फ्रंट पे ताकि वो कुछ बोल सके। तो अब उनका अगला कदम क्या होगा? परिवार की इक्वेशन क्या है? अजीत पवार विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि यदि पूरा पार्टी संगठन उनके साथ है तो अजीत पवार के पास 10-20 एमएलए भी साथ में हो जाएंगे, तो 20 एमएलए के भरोसे अजीत पवार इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बीजेपी एक समुंदर है। वहां ये बाहर से आए हुए लोग डेड बॉडी जैसे हैं, कुछ समय अंदर रहते हैं, उसके बाद बाहर किनारे पे लगाए जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो आए और चले गए, आए और चले गए।
कुछ लोग गए, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन वो इसी में खुश है कि ईडी से मुक्ति पा लिए है, इनकम टैक्स से मुक्ति पा लिए है। अब देखना ये है कि ईडी इनकम टैक्स से मुक्ति पाने के लिए आप सरेंडर करते हो या फिर आपको पॉलिटिकल एम्बिशन है। उसके लिए आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन को तो नर्सिंग जो है वो अजीत दादा पवार का राष्ट्रवादी में ही हो सकता है। बीजेपी में उनके पास सिवाय उप मुख्यमंत्री पद से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी यहाँ इनको मिल चुका है। यहाँ तो इज्जत भी मिलेगी, वहां उप मुख्यमंत्री पद बना के आपको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते जी। वहां तो मुख्यमंत्री को भी खैर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और है, सामना में कुछ लिखा गया है एनसीपी के घमासान के ऊपर, और उसमें शरद पवार की काफी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो सीधे सीधे आप ये बताइए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच की समझदारी किस स्तर पर है, और बहुत लोकल लैंग्वेज में कहें तो दोनों के बीच डील क्या है? दोनों को एक दूसरे के सिवा और कर क्या सकते हैं? दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, तीनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, नहीं तो बीजेपी इनको रगड़ देगी। डर ये है, ये डर की वजह से इकट्ठा हुए तीन लोग हैं, कोई विचारधारा की वजह से होगी नहीं। राष्ट्रवादी की तो कोई विचारधारा है नहीं, कांग्रेस की भी अब कोई महाराष्ट्र में विचारधारा रही नहीं, और शिवसेना की। वैसा देखा जाए तो हमारे देश में किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं रही है, इंक्लूडिंग बीजेपी। समय समय पे वो सत्ता के लिए किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये तीनों को साथ में रहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि ये तीन साथ में रहे तो ही नैया पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, जो शरद पवार ने तो अपनी किताब में भी लिखा कि जो संवाद अच्छा उनका स्थापित होता था शरद पवार बाल ठाकरे से, वो उद्धव ठाकरे से नहीं होता, वो होगा भी नहीं। क्योंकि जो एक बाप से दोस्ती थी आपकी, तो बेटे से वो दोस्ती हो नहीं सकती। एक तो एक हिच होगी। दूसरी बात है, उद्धव ठाकरे ये बाल ठाकरे नहीं है, उनके दोनों के पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। ऐसी कई चीजें हैं जो किताब में उन्होंने लिखी है। मैं किताब मंगवा रहा हूँ, किताब जब होगी तो मैं आपको बाकायदा अभिषेक इस किताब के ऊपर एक होगा जिससे महाराष्ट्र की राजनीति की अंदरूनी परतें खुलती हुई नजर आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। सामना क्या कहता है, ये संजय राउत क्या कहता है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनकी कोई ये कब यू टर्न ले इनकी कोई औकात भी नहीं रही। कुल मिला के लेकिन एक चीज जो कॉमन फैक्टर सामने आ रहा है सर, वो सब लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच समझदारी का स्तर काफी बेहतर है। तो ये डील क्या सिर्फ सत्ता तक सीमित है, भाजपा को हराने तक सीमित है, या एक लॉन्ग टर्म है? ये रोहित पवार और आदित्य ठाकरे तक जाने वाली डील है? देखिए, ये आप तो बहुत बार की सोच रहे हैं, इसको तो किसी को नहीं सोच सकते। ये तो कोई पार्थ पवार ही शरद पवार के साथ रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। तो आप तो उद्धव ठाकरे के बेटे की बात कर रहे हैं। वो तो समय समय पे इक्वेशंस बदलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पवार और ठाकरे परिवार का एक पारिवारिक संबंध है। बाल साहब ठाकरे थे तब ये दो दोस्त मिला करते थे, अब ये चाचा भतीजा मिलते हैं जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलते हैं। वो गैप तो रहेगा। सामना क्या लिखता है, दूसरी ओर शरद पवार जी का जो अपनी जीवनी है लोक माझा सांगाती, उसमें उन्होंने तो बुरी तरह से शिवसेना को भी लताड़ा है। तो आप उसके किताब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगेगा संवाद बहुत हीनता हो गई है, और सामना देखोगे तो लगेगा संवाद बहुत स्थापित हो रहे हैं। कुल मिला के ये संवाद है एक पारिवारिक, और महाराष्ट्र में एक पारिवारिक संबंध और राजनीतिक संबंध थोड़े से अलग अलग रखते हैं लोग। पारिवारिक संबंध तो पवार परिवार से हमेशा रहेंगे, ठाकरे परिवार के। वो अब वो जैसा उद्धव के अभी भी संबंध है, आदित्य के सुप्रिया के साथ संबंध है, हो सकता है कि आगे वाली पीढ़ी भी ऐसे ही संबंध रखे। लेकिन राजनीति में कौन किसको कितना मदद कर सकता है ये मायने रखता है। कल एनसीपी यदि समाप्त हो गई, 2 मेंबर पे आ गई, तो शिवसेना उस एनसीपी को लेके क्या करेगी? एक थोड़ा सा महाविकास आघाड़ी यदि इकट्ठा हुई है तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इनके पास आंकड़े थे, यदि आंकड़े नहीं होते तो ये क्या करते? कुछ नहीं करते। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, तो एक कॉमन सा सवाल लोगों की नजर में आया कि 83 ईयर ओल्ड है शरद पवार, सक्रियता में धीरे धीरे कमी आएगी, अब उम्र के साथ साथ स्वाभाविक है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को कोई रोक नहीं सकता। पोस्ट शरद पवार एनसीपी का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? क्या वो कांग्रेस में मर्ज होगी या वो पार्टी अपना इंडिपेंडेंट स्वरूप बनाए रखेगी? पार्टी अपना इंडिपेंडेंट स्वरूप बनाए रखेगी। आज जो लोग जो शरद पवार जी के साथ है, देखिए चॉइस दोनों के बीच में,
यदि शरद पवार और अजित पवार का चॉइस है तो लोग शरद पवार के पीछे ही रहेंगे, और यदि ये चॉइस शरद पवार के बजाय अजित पवार और सुप्रिया सुळे का रहा तो फिर लोग अजित पवार के पीछे रहेंगे। ये भी मैं ताकत के साथ बताता हूँ, क्योंकि जो शरद पवार की जो ताकत है संगठन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो पकड़ है, वो पकड़ अजित पवार की है, सुप्रिया सुळे की नहीं। ठीक है, आपने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब यहाँ आपको एक 64 साल के 64 ईयर के हैं अजीत पवार। पिछले विधानसभा चुनाव में वो स्पीच मैंने देखी थी शरद पवार की, जिसमें उन्होंने घोषित तौर पर अपने बड़े भाई अप्पा साहब के पोते रोहित पवार को अपना सार्वजनिक तौर पे उत्तराधिकारी घोषित किया। तो सवाल तो अब दिख रहा है कि उत्तराधिकार का मामला अजीत पवार के जनरेशन में ज्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र भी अबव 60 है। अब उत्तराधिकार का मामला पार्थ पवार और रोहित पवार के बीच ही तय होगा, क्योंकि 5-7 साल तो भी शरद पवार राजनीति करेंगे, तब तक ये 70 पर चले जाएंगे। 5 साल शरद पवार सक्रिय रहेंगे, उसके बाद 15 साल सक्रिय रहेंगे, 15-20 साल सक्रिय रहेंगे अजित पवार। अब 25 साल बाद किसका बेटा क्या हो जाता है, कौन कहाँ रहता है, एक आध और पवार पैदा होता है क्या, कि महाराज क्या राजनीति में ऐसा ही कोई, तो ये तो बहुत दूर की बात होगी। मतलब ये तो कोई भविष्यवेत्ता ही बता सकता है कुंडलिया वगैरह देख के। कोई राजनीतिक विश्लेषक कभी चौथी जनरेशन क्या होगी इसके बारे में कोई बता नहीं पाएगा। अभिषेक, मैंने सवाल दरअसल इसलिए किया सर, क्योंकि अजीत पवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होती है। चर्चाएं शरद पवार के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं नितिन गडकरी के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं तो होती रहती है। लेकिन मैंने एक बात देखी राजनीति में, ये जो पावर सत्ता का जो टॉनिक है वो इतना जबरदस्त होता है कि एक बार आदमी को सत्ता का स्वाद चख लिया। मैंने नरसिंह राव जी को देखा कि जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था क्योंकि स्वास्थ्य और अब हेल्थ साथ नहीं देती, उसके बाद 5 साल टंटनाट प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार चलाई उन्होंने, और इतनी मुसीबतों के साथ सरकार चलाई। तो जब सत्ता का टॉनिक मिल जाता है ना, तो ये बड़े बड़ों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। और ये हम देखा ही, हमने शरद पवार जी को खुद देख रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से व्याधि से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो उम्र उनकी है, जो वजन उनका है, उसके बाद भी यदि वो आदमी लगातार 40-40 घंटे का रोड शो कर सकता है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं इस बात। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देख लीजिए, उनकी भी उम्र 70 के आसपास है। उसके बाद जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, या अमित शाह देखिए, वो लोग कहते हैं मोटा आदमी, उनका तो वजन भी ज्यादा है, उसके बाद भी जो करते, क्योंकि ये सत्ता का टॉनिक जो है ना, ये आदमी को बैठने नहीं देता। ये बड़ा अजीब रसायन है जी। तो जिस रसायन की बात आप कर रहे हैं, हम चख लेंगे, जिस दिन आप और हम चख लेंगे, तब हमको भी लगेगा कि अभी हमारी पारी, भले ही हम 60 के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अभी 30-40 साल भी राजनीति कर सकते हैं, हम 100 की सोच के ही राजनीति कर सकते हैं। वो टॉनिक की वैसा है। जी, आप 60 पहुंच रहे हैं, हम लोग तो 40 के भी नीचे हैं, खैर काफी नीचे है। ये चीज हम कह रहे थे सर कि स्वास्थ्य की चर्चा तो आपने कर ली, लेकिन महाराष्ट्र का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है, नेताओं के स्वास्थ्य पर उद्धव ठाकरे हो, नितिन गडकरी हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, चर्चाएं चलती रहेंगी, जब तक सियासत है चर्चा चलती रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आना है। उस जजमेंट के बाद इस विधानसभा में आप देख चुके हैं कि 3 मुख्यमंत्री बन चुके, एक 80 घंटे वाले, एक 32 महीने वाले, और एक अब 10 महीने हो चुके उनके। कोई चौथा मुख्यमंत्री भी इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में दिखेगा, या ये विधानसभा प्री मैच्योर उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, वो भंग होने की तरफ बढ़ जाएगी? नहीं, चौथा होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण है, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तो फिर से मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के डिफरेंस से, और उसके बाद 6 महीने तक चुनाव लड़ सकते हैं। वो डिस्क्वालीफाई, वो उनकी मेंबरशिप रद्द हो रही है, उनको सजा नहीं हुई कि जो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं है उनके साथ जी, वो फिर से शपथ ले सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता उनको शपथ लेने में। फिर 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतना होगा, और 6 महीने के बीच में यदि चुनाव अनाउंस हो गए, आपके लोकसभा चुनाव दिसंबर में अनाउंस हो गए, तो इनके पास 6 महीने बचते, उसके बाद बोलेंगे कि अभी चुनाव ही नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इसके बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब चाहेंगे सर। शरद पवार, कल जो कमेटी एनसीपी में बनी है तमाम लोगों की, जो आग्रह कर रही है कि शरद पवार रुक जाए, क्या वाकई कल शरद पवार पार्टी नेताओं के आग्रह के सामने
इस स्क्रिप्टेड खेल के आगे पूरी तरह झुक जाएंगे, या इस खेल का पार्ट बनते हुए झुकेंगे, या कमान किसी और को चली जाएगी? कल क्या होने शरद वाला पवार है? अध्यक्ष, शरद पवार कमेटी शरद पवार को अध्यक्ष पद पे बने रहने के लिए बोलेगी और शरद पवार अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे। जी, शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और एनसीपी के अंदर जो बगावत की संभावना थी, उसे कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि शरद पवार ने अपने इस दांव से टालने की कोशिश की है, लेकिन यह वाकई टल जाएगा, इस बात को लेकर अभी कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इंतजार कीजिए, बहुत कुछ खेल होना बाकी है। आने वाले वक्त में उन सभी खेल से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।